हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 3, जो कि है हमारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का सब्जेक्ट, जो कि सेमेस्टर 8 में है हमारे। तो बेसिकली वन शॉट वीडियो है। इससे पहले मैंने अपने चैनल्स पर जो है यूनिट नंबर 1, 2, 3 की वन शॉट वीडियो अपलोड करके, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो। तो बिना देर किए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है मीनिंग ऑफ फिनटेक, कि फ़िनटेक का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इससे पहले भी फ़िनटेक के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया अपने वीडियो में। तो बेसिकली फ़िनटेक जो होता है वो हमारे दो वर्ड से बना है। फिन का मतलब फाइनेंशियल एंड टेक का मतलब हो गया हमारा टेक्नोलॉजी। तो यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को फास्ट, स्मार्ट और ईजी बनाना। यानी कि जैसे कि आप कभी भी कोई भी, जैसे आजकल बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो बैंक्स में आप क्या करते हैं कि पहले लंबी लंबी लाइंस लगती थी और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था, बट अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी होती थी, बट लेकिन अब जो है सिक्योर है, आप ऑनलाइन आप यूपीआई के थ्रू जो है उस चीज़ों को, ट्रांजैक्शन को पॉसिबल कर लेते हो। तो ये हो गया हमारा फिनटेक का यूज़, कि आपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया इन फाइनेंशियल वे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो है, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आया आपका फाइनेंस, यानी कि आपने उसमें फाइनेंस का यूज़ किया, डाटा का, सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का। तो बेसिकली फिनटेक एप्लीकेशंस का मकसद क्या है? तो पहला मकसद जो है इसका रिड्यूस कॉस्ट करना है, कि जितनी जो कस्टमर के यार जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनकी कॉस्ट रिड्यूस करना। सेकंड, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ज़्यादा से ज़्यादा को फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, यानी सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज के बारे में बताना। इम्प्रूव स्पीड एंड कन्वीनियंस, एंड लास्ट इज़ इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाना। तो इसमें क्या है कि कोर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो फिनटेक को पॉसिबल बनाती हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फिनटेक को ये वर्क करने में मदद करती है। तो पहला हमारा आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, एंड मशीन लर्निंग। तो बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? रेफर्स टू द सिमुलेटेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। एआई सिस्टम कैन थिंक, लर्न, रीजन एंड मेक डिसीजन सिमिलर टू ह्यूमंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल जैसे चैटबॉट इन बैंकिंग, सेकंड हो गया जैसे आपका फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हो गया, और वॉइस असिस्टेंट। यानी अगर आप बैंक ऐप में कस्टमर केयर चैटबॉट यूज़ करते हो तो वो एआई का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने इसमें बताया मशीन लर्निंग का, तो बेसिकली मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट है। इसमें मशीन डाटा से लर्न करती है और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रहती है। तो इसमें मैंने आपके लिए छोटी डेफिनेशन लिख रही है फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशंस हो गया, यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शंस हो गया, लोन अप्रूवल सिस्टम हो गया, तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। जैसे इसमें एआई अलाउ मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो इसमें की फंक्शंस क्या है वो देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल सर्विस एप्लीकेशन में पहला क्रेडिट स्कोरिंग का, कि एआई क्या करता है कि क्रेडिट स्कोर का मतलब आई होप आपको पता हो, जैसे कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आप जो लोन के लिए जो जैसे कि क्रेडिट स्कोर दिया जाता है लाइक 700 के रिगार्डिंग, अगर आपको 700 रिकॉर्ड है, स्कोर है, तो आपको लोन के लिए आप एलिजिबल हो। तो इस तरह के स्कोरिंग जो है वो हमारे एआई ही अब डिटेक्ट कर लेता है इस चीज़ों को। जैसे ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कोरिंग जो था तो उसमें लिमिटेड था फाइनेंशियल हिस्ट्री, अगर अगर ह्यूमंस को अगर उन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी है तो उन्हीं के बेस पे एनालिसिस करते थे, बट लेकिन अब क्रेडिट स्कोर भी काफ़ी अच्छे मेथड से यूज़ हो के एआई की मदद से अच्छे से हो रहा है। सेकंड है एआई एनालिसिस। तो एआई क्या क्या एनालिसिस कर रहा है? ट्रांजैक्शन के पैटर्न, की कस्टमर किस तरह पेमेंट कर रहा था, तो उस हिसाब से वो क्रेडिट स्कोर बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड है स्पेंडिंग की हैबिट्स, के कस्टमर की कैसी स्पेंडिंग हैबिट्स है, वो कहाँ ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ उनकी ईएमआई चल रही है कस्टमर्स की, तो इन चीज़ों के भी रिगार्डिंग। थर्ड इज़ लोन रिपेमेंट हिस्ट्री, की कस्टमर ने किस तरह अपनी जो लोन की रीपेमेंट है वो किस तरह की है, टाइम से की है या विदाउट टाइम, या कितनी तरह की पेनल्टीज़ लगी है लोन पे, वो वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करता है। ऑल्टरनेटिव डाटा यानी यूटिलिटी बिल्स हो गए, उन सब की चेकिंग्स वगैरह जो है क्रेडिट स्कोरिंग जैसी फैसिलिटीज़ में किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, तो यानी कि ये जो है आपको काफ़ी अच्छा एक्यूरेट जो है आंसर प्रोवाइड करता है एआई, और क्रेडिट का रिस्क जो है उसे अच्छे से एसेस करता है। सेकंड जो इसमें चीज़ आती है एआई का,
वो है फ्रॉड डिटेक्शन का, कि फ्रॉड जो चीज़ें हैं उन सभी को डिटेक्ट करना। तो इसमें पहला है एआई सिस्टम मॉनिटर ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम। तो बेसिकली जो एआई है वो ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में मेजर कर देनी, अगर जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई है उसी टाइम जो है उस ट्रांजैक्शन को पूरा वे में एनालिज करेगा, एनालाइज करके फिर उसे जो है आपको इलेबोरेट करके सिस्टम में वो चीज़ें को डिटेक्ट करेगा कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन में फ्रॉड तो नहीं है। सेकंड थिंग, डिटेक्ट अनयूजुअल स्पेंडिंग पैटर्न। अगर कोई कस्टमर कभी उन्होंने लोन नहीं ले रखा पर लेकिन उनके अकाउंट्स में लोन की ट्रांजैक्शंस आती है, या फिर अगर वो टेलीग्राम से कोई ऐसी पेमेंट आती है जो कस्टमर ने कभी टेलीग्राम अकाउंट नहीं बनाया, तो उन सब चीज़ों का अनयूजुअल जो पैटर्न्स है उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। थर्ड इज़ फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली। जैसे मैंने जो अभी पहले एग्जांपल दिया है कि लाइक आपका टेलीग्राम चैनल का, तो वो जो ट्रांजैक्शन उन सब चीज़ों का जो है वो इंस्टेंटली फोकस रहता है उनकी, क्या कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रही है नहीं आ रही। रिड्यूस फाइनेंशियल लॉसेज एंड साइबर क्राइम, और इसी से जो है जो साइबर क्राइम जैसे प्रॉब्लम्स है उन वो चीज़ें कम होती है और फाइनेंशियल लॉस होने का भी चांसेस कम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन सडनली मेक्स अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, अ सिस्टम अलर्ट द बैंक इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल से एक कस्टमर है, वो मतलब उन्होंने कभी फ़ॉरेन से जो है कभी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया, बट इमिडिएटली उसके अकाउंट में फ़ॉरेन से कोई अमाउंट आता है, वो भी हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यानी 1 करोड़ की या फिर 50 लाख की। तो बैंक जो है तुरंत, जो सिस्टम है बैंक का वो तुरंत अलर्ट कर देगा और वो अकाउंट वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगा। तो ये है फ्रॉड डिटेक्शन का पार्ट। नेक्स्ट है चैटबॉट का। तो चैटबॉट, एआई प्रोवाइड चैटबॉट हैंडल कस्टमर क्वेरीज। तो बेसिकली कस्टमर को जो भी क्वेरीज थे उसकी रिजॉल्व करने के लिए आपका चैटबॉट का सिस्टम आया है, अवेलेबल 24/7 एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग चैटबॉट आंसर बैलेंस क्वेरीज, ट्रांजेक्शन स्टेटस एंड लोन डिटेल्स। तो बेसिकली चैटबॉट का हम यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे कि कोई भी बैलेंस से रिगार्डिंग कस्टमर की क्वेरी है या ट्रांजैक्शन का स्टेटस की पेंडिंग है, फेल है, उन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो चैटबॉट ईजिली दे देता है। एंड लोन की अगर कोई डिटेल चाहिए होगी वो भी चैटबॉट ईजिली कर लेता है। नेक्स्ट है रोबो एडवाइजरी। तो रोबो एडवाइजरी में यानी क्या फंक्शन है एआई का, तो ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होगी तो जो रोबो एडवाइज़र फीचर सर्विसेज है वो आप एप्लीकेबल है, तो आप उनसे जो है ऐप्स के ही थ्रू जो है वो चीज़ें जान समझ सकते हो। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सजेशन बेस्ड ऑन, आपको इन्वेस्टमेंट पे कोई सजेशन चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल रिस्क के एपेटाइट में कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेस्टमेंट या फिर इक्विटी में करते हो तो उसमें कितना रिस्क है, उन सब चीज़ों का एनालिसिस भी कर सकते हो। इनकम लेवल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई है कि अगर मेरी इतनी 50,000 की इनकम है पर मंथ सैलरी है तो मेरा किस तरह का इन्वेस्टमेंट सजेशंस रहेगा या इन्वेस्टमेंट का गोल्स क्या है, और ये साथ ही साथ रिड्यूस एडवाइजरी फीस। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ट्रांजैक्शन में ट्रेडिशनल वे में जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते थे उनकी काफ़ी लंबी फ़ीस होती थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती थी, तो उन चीज़ों की जो फ़ीस है उसको कम करता है हमारा रोबो एडवाइज़र जैसे सर्विसेज एआई। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म्स लाइक बेटरमेंट यूज़ एआई बेस्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन। सो जैसे एक बेटरमेंट हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़ करता है जिससे हम पोर्टफोलियो का अच्छे से एलोकेट जो है कस्टमर कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पर्सनलाइज्ड अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसकी भी एडवाइस आपको मिल जाती है। एआई एनालिज कस्टमर रिस्क प्रोफाइल, सजेस्ट कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो एंड ट्रैक मार्केट ट्रेंड एंड ऑटोमेटिकली रीबैलेंस इन्वेस्टमेंट, कि मार्केट की क्या ट्रेंड चल रही है और किस तरह का हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सभी जो है आपको जानकारी मिल सकती है इसके अंदर। रिस्क असेसमेंट, कि कितना रिस्क है आपके एक इन्वेस्टमेंट में। एआई मॉडल्स प्रेडिक्ट, एआई का ज़्यादातर मॉडल्स क्या प्रेडिक्ट करता है कि कोई डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपकी मार्केट की रिस्क कितनी है एंड लिक्विडिटी रिस्क कितनी है। आई होप आपको लिक्विडिटी रिस्क का मतलब पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगी। अब तक मैं समझती हूँ कि आपको लिक्विडिटी का रिस्क का मतलब पता ही होगा। लिक्विडिटी मतलब होता है कैश में कन्वर्ट। आई होप थोड़ा बहुत याद आया होगा आपको इस रिस्क के बारे में। नेक्स्ट है आपका यूज बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट जैसे जो फीचर है एआई का वो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करती है। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, किस तरह मशीन लर्निंग वर्क करती है, तो बेसिकली मशीन लर्निंग जो है एमएल आपका वो हिस्टोरिकल डाटा से लर्न करती है कि कस्टमर का या फिर किसी भी कोई डाटा का क्या हिस्टोरिकल पैटर्न था, आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स की क्या कोई हिडन पैटर्न्स थे उसके अंदर, प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स कि फ्यूचर के क्या आउटकम्स रहेंगे एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव एक्यूरेसी, और वो कंटिन्यूसली जो है इम्प्रूव करती है डाटा के अच्छे से लर्न करके उसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करने में।
अब टाइप्स ऑफ एमएल क्या है, यानी मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की है हमारी। तो पहला इसमें आता है आपका सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो इसमें इस टाइप में मशीन को पहले से लेबल डाटा दिया जाता है, ठीक है, जिससे मशीन को करेक्ट आंसर के साथ ट्रेनिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल बैंक के पास ओल्ड लोन डाटा है, ठीक है, तो किस कस्टमर ने लोन रीपे किया है, किसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो मशीन इस डाटा से लर्न करके फ्यूचर में डिसाइड करती है कि न्यू कस्टमर को लोन देना सेफ है या नहीं, ठीक है। तो वो हमारा आता है सुपरवाइज लर्निंग में। जैसे मतलब सिंपल लाइन में कहूँ तो नोन डाटा से लर्निंग करना, दैट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, नोन डाटा से, यानी जो डाटा उन्हें पता है। सेकंड आपका आ गया अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी कि इसमें मशीन को लेबल्ड आंसर नहीं दिया जाता, मशीन खुद पैटर्न्स फाइंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक कस्टमर को स्पेंडिंग हैबिट के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करना, यानी स्टूडेंट्स को, बिजनेस पीपल को और हाई स्पेंडर्स को अलग अलग डिवाइड करती है। तो सिंपल लाइन में मतलब अननोन डाटा में हिडन पैटर्न्स फाइंड करना, उसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। कस्टमर को सेगमेंट कर दिया, यानी उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर दिया कि स्टूडेंट्स का अलग, बिजनेसेस का अलग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब है इसमें मशीन रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू सीखती है, यानी जैसे स्टॉक, फॉर एग्जांपल स्टॉक ट्रेडिंग का ले लेते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एआई का। तो इसमें क्या है कि अगर करेक्ट डिसीजन लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया तो पेनल्टी लगेगी। तो बेसिकली ये दो जो वे है उसमें, यानी ग्रेजुअली सिस्टम बेटर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी सिंपल लाइन में यानी ट्रायल एंड एरर से लर्निंग करना, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, बिग डाटा एनालिटिक्स। तो ये भी टेक्नोलॉजी जो है बिग डाटा एनालिटिक्स, ये भी हेल्प करती है फिनटेक को अच्छे से वर्क करने में। सो बेसिकली बिग डाटा एनालिटिक्स का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करने तो फाइंड यूजफुल इनसाइट, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप इसमें फाइनेंशियल कंपनीज डेली मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है। तो बेसिकली बिग डाटा का मतलब होता है कि जब आप लार्ज डाटा सेट पे यानी प्रोसेस करते हो, आप उसमें जो है ट्रेडिशनल डाटा टूल्स का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो ट्रांजैक्शन डाटा को, कस्टमर बिहेवियर डाटा को, सोशल मीडिया के डाटा को, मार्केट डाटा जो है और इकोनॉमी का इंडिकेटर जो है, उन सभी चीज़ों को प्रोसेस करती है। और फिर जो है यानी कि आप समझ रहे हैं ये कितने सारे डाटा है, इन सभी डाटा को एनालिटिक्स करना, ठीक है, वो प्रोसेस जो है हमारा इसके अंदर आता है बिग डाटा एनालिटिक्स में। तो बेसिकली हमारे बिग डाटा में 5V है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो V है वो वॉल्यूम है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि कितना जो डाटा है हमारा बड़ा है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए, आप इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड है वेलोसिटी, यानी कि हाई स्पीड जनरेशन, कि जो डाटा है वो कितनी जल्दी जनरेट हो रहा है। इन सिंपल वे आप समझिए कि यानी डाटा की स्पीड क्या है, उसे वेलोसिटी को कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को वैरायटी कहते हैं, यानी कि आपका जो डाटा है वो कितने टाइप्स का है, जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में है, या वीडियो के फॉर्म्स में है, इमेजेस के फॉर्म में है, ऑडियो, यानी फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल अगर एग्जांपल लेते हैं तो बैंक के कस्टमर, यानी बैंक के कस्टमर का डाटा हमारे कितने फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि कॉल्स की फॉर्म में होते हैं, चैट के मैसेजेस के फॉर्म में होते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के फॉर्म में होते हैं। तो वो सभी डाटा जो है वो कस्टमर के ही है, बट जो वैरायटी है वो जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है सबका। नेक्स्ट है हमारा वेरासिटी, यानी कि डाटा की रिलायबिलिटी, यानी कि डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को वेरासिटी कहते हैं। अगर डाटा रॉन्ग हो तो एनालिसिस भी रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल फेक कस्टमर इन्फॉर्मेशन या डुप्लीकेट एंट्रीज, जैसे उसे हम कहते हैं डाटा जो है वो कितना रिलायबल है, यानी कितना उसमें जो है सच्चाई है। फॉर एग्जांपल जैसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन डाटा फ्रॉड डिटेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे डीप लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो डाटा कितना ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, उसे हम वेरासिटी कहते हैं। लास्ट इसमें है वैल्यू, यानी कि यूज़फुल इंसाइट और बेनिफिट्स जो डाटा से मिलते हैं। डाटा तभी इंपॉर्टेंट है जब वो बिजनेस को वैल्यू दे, यानी फॉर एग्जांपल कस्टमर स्पेंडिंग पैटर्न एनालिसिस के साथ करके बैंक को पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल लोन अप्रूवल प्रिडिक्शन यूजिंग कस्टमर डाटा। यानी सिंपल डाटा लाइन में अगर मैं आपको समझाऊँ यूज़ वैल्यू का मतलब, तो डाटा से मिलने वाला बेनिफिट उसे हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो बिग डाटा इनेबल्स कब होता है, तो ये बिग डाटा का हम यूज़ कब कर सकते हैं। तो पहला है हमारा कस्टमर का सेगमेंटेशन, यानी कि कस्टमर जो है वो
उसको हमने ग्रुप्स के या उनको एक पर्टिकुलर वे में डिवाइड कर रखा हो, चाहे उनके बिहेवियर के बेस पे, ठीक है, उसे हम जो हेल्प करता है हमारा बिग डाटा को इनेबल्स करने में। पहला, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि इसमें अगर आपको फ्रॉड को डिटेक्ट करना है तो उसमें भी जो है बिग डाटा यूज़ हो सकता है। जैसे इमीडिएट डिटेक्शन करना है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का है, और एआई और बिग डाटा का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो सिक्योरिटी को ज़्यादा इन्हांस करता है। नेक्स्ट जो हमारा है रिस्क मॉडलिंग, अगर हमें मार्केट को एनालाइज करना है उसमें ट्रेंड्स को, तो उसमें बिग डाटा जो है वो इनेबल कर सकते हैं। प्रेडिक्ट ये कर क्या करता है हमारा क्रेडिट रिस्क को और मार्केट रिस्क को, ठीक है। और साथ ही में अगर हमें बिहेवियरल एनालिटिक्स करना है कस्टमर के स्पेंडिंग के पैटर्न्स को, तो भी हम बिग डाटा का जो है यूज़ कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं उसे, ठीक है। हमें प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को कस्टमर की, उसके लिए भी हम बिग डाटा का इनेबल्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें 5V का जो हमने दिया था उसको हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एनालाइज कार्ड यूसेज पैटर्न टू ऑफर पर्सनलाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स, यानी कि बैंक जो है वो एनालाइज करेगा किसके थ्रू कार्ड के पैटर्न, यानी किस तरह जो कस्टमर है वो कार्ड का यूज़ कर रहा है अपने लोन के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। किस तरह के अगर वो जो बैंक से वो ऑफ़र कर रहे हैं अपने लोन्स वगैरह, तो वो कार्ड के फॉर्म में, यानी कार्ड के थ्रू जो है कितने कस्टमर उस चीज़ों को उस बेनिफिट को यूज़ कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को भी हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कंपाउंडिंग। तो बेसिकली हमने इससे पहले जो दो हमने जो है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है फिनटेक को इम्प्रूव करती है, हेल्प करती है। पहला हमने पढ़ा एआई एंड मशीन लर्निंग, रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड सेकंड हमने पढ़ा बिग डाटा, एंड थर्ड वन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लाउड कंपाउंडिंग के बारे में। तो बेसिकली क्लाउड कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि इंस्टेड ऑफ ओन सर्वर कंपनीज ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज यूज़ करती है, ठीक है। जैसे कि क्लाउड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है हमें स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें अगर कोई सर्विसेज लेनी है तो हमें कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से क्रिएट, यानी कंपनी को खुद की कोई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है कम और यूज़फुल टूल्स के मदद से, यानी कंपाउंडिंग सर्वर और स्टोरेज और डाटा बेसिस के थ्रू जो है हेल्प के ज़रिए जो है अपना जो वर्क है वो सर्विसेज है वो दे सकती है कस्टमर को। सेकेंड है लोअर आईटी कॉस्ट, इससे क्या होता है जो आईटी का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। थर्ड वन है हमारा रिमोट एक्सेस, जो कंपनी है जो क्लाउड है वो अच्छी ईजिली जो है रिमोट एक्सेस कर सकती है। एंड रियल टाइम डाटा स्टोरेज है। तो हमारे पास कितनी तरह के क्लाउड कंपाउंडिंग है, तो पहला हमारा जो आता है इसमें आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड यानी कि सबके लिए अवेलेबल, यानी कि ये जो नेटवर्क डाटा होता है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं गूगल क्लाउड वो सभी के लिए, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज वो भी सभी के लिए, यानी कि चीप और फ्लेक्सिबल होता है। सेकंड हमारा हो गया प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है यानी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ के लिए होता है, यानी बैंक्स हाई सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करती है, ठीक है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस क्लाउड को, उस डाटा को हैंडल करता है। थर्ड है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। तो ये जो हाइब्रिड क्लाउड होता है ये हमारा पब्लिक प्लस प्राइवेट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में और नॉर्मल ऑपरेशंस पब्लिक क्लाउड में। फॉर एग्जांपल बैंक कस्टमर डाटा जो है वो प्राइवेट क्लाउड में रखे और वेबसाइट होस्टिंग पब्लिक क्लाउड पर करे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में। तो बेनिफिट्स क्या है हमारा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में क्लाउड कंपाउंडिंग का। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोअर आईटी कॉस्ट है, फास्टर डेवलपमेंट हो सकता है इससे। एंड फोर्थ वन इज रिमोट एक्सेस है, रियल टाइम डाटा स्टोरेज है, एंड डिजास्टर रिकवरी सिस्टम है ये। नेक्स्ट जो हमारी जो फिनटेक में यूज़ होती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल डिस्टर्ब लेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें डाटा ब्लॉक्स में के फॉर्म में स्टोर होता है और हर ब्लॉक प्राइवेट ब्लॉक से कनेक्ट होता है, प्राइवेट में प्रीवियस ब्लॉक से, राइट, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे मैंने इनकी डेफिनेशन में अगर मैं पढ़ूँ तो ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सिक्योरली एंड परमानेंटली। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो ब्लॉकचेन होता है ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो क्या होता है आपका जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है और हर जो ब्लॉक होता है आपका
वो कनेक्टेड होता है अपने पहले ब्लॉक से, यानी कि अगर ये डाटा है तो ये कनेक्ट है हमारा प्रीवियस, यानी जो हमने न्यू डाटा बनाया वो हमारा कनेक्टेड है प्रीवियस डाटा से, ठीक है। तो उसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जब हमारा जो डाटा है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव है। तो ईच ब्लॉक जो है वो क्या, जो हर ब्लॉक होता है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस डाटा को जो है वो इनेबल एनालिसिस करता है, टाइम स्टैम्प को, क्रिप्टोग्राफिक हैश को और लिंक टू प्रीवियस ब्लॉक। इसके फीचर्स क्या हैं, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रांसपेरेंसी यानी कि ऑल पार्टिसिपेंट कैन व्यू ट्रांजैक्शंस, इम्यूटेबिलिटी है यानी डाटा कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, यानी कोई भी जो है बाहर से या कोई भी शीट पर वर्क नहीं कर सकता, कोई भी इसमें कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। थर्ड वन जो है इसके अंदर है आपका सिक्योरिटी है, पीयर टू पीयर वेरिफिकेशन, नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें कोई सेंट्रल की एक अथॉरिटी नहीं है। एप्लीकेशन इन फाइनेंस, तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है यानी फास्टर एंड चीपर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स है, कि ये आप जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी इसके अंदर कर सकते हो, और रिड्यूस है इंटरमीडिएरीज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिबल यूज़ ब्लॉकचेन फॉर ग्लोबल पेमेंट्स, यानी रिबल जो है वो ब्लॉकचेन का यूज़ करता है हम ग्लोबली पेमेंट्स के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशंस आर मेट। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि एप्लीकेशंस क्या है फाइनेंस के अंदर, तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करवा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर। एंड थर्ड इन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसी भी जो है वो बेस्ड है हमारी ब्लॉकचेन पर, जैसे बिटकॉइन कह सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड फाइनेंस जो है, यानी कि ये रिड्यूस करता है हमारा पेपर वर्क को, इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी को, एंड स्पीड अप करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपका आता है फिनटेक में टेक्नोलॉजीज टूल, वो है आपका एपीआई, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एपीआई डिफरेंट एप्लीकेशंस कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको इसकी डेफिनेशन में मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। एपीआई अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कम्युनिकेट टू शेयर डाटा सिक्योरली, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली कनेक्ट करने में हेल्प करता है आपको डिफरेंट एप्लीकेशन से। जैसे कि गूगल पे बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है यूजिंग एपीआई, तो आप खुद समझिए कि आपका जो गूगल पे वो किस तरह आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है, थ्रू एपीआई प्रोग्रामिंग इंटरफेस की वजह से, ठीक है। जिसकी एप्लीकेशंस है कहाँ का यूज़ होते हैं, ओपन बैंकिंग में, यानी कि बैंक्स शेयर डाटा कस्टमर डाटा सिक्योरली विद ऑथराइज्ड थर्ड पार्टीज। जो थर्ड पार्टी जो ऑथराइज्ड पार्टी है उसको जो है जो बैंक से वो कस्टमर की डाटा जो है शेयर करती है, जो हमारे को इनकरेज करता है कॉम्पिटिशन मीट करने में एंड इनोवेशंस क्रिएट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, जैसे आरबीआई हमने प्रमोट किया डिजिटल पेमेंट को। नेक्स्ट है हमारा यूपीआई इंटीग्रेशंस, तो यूपीआई जो एपीआई कनेक्ट है वो क्या करते हैं, बैंक्स को कनेक्ट करती है पेमेंट ऐप्स से, ठीक है। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है इसके जरिए, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया आपको। नेक्स्ट जो आता है पेमेंट गेटवे आता है, यानी कि एक जो पेमेंट गेटवे है वो भी एपीआई ही है, जिसमें आपका सिक्योर एक ऑनलाइन पेमेंट्स जो है आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उनका यूज़ करते हो, जैसे यूपीआई अलाउ थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक फ़ोनपे, गूगल पे टू कनेक्ट विद बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है आपका बायोमेट्रिक जो टूल है, वो भी हमारा हेल्प करता है फिनटेक में। तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया आपका, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके वेरीफाई करना होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें फिजिकली कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अपन फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कि आप अपना फेस मैच कर रहे हो, ठीक है। इरीज स्कैनिंग, इरीज आई होप आप जानते हो आई स्कैन जो हमारे अंदर होता है, इरीज स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, कई बार होता है हम जो बायोमेट्रिक्स उसमें वॉइस का भी होता है रिकॉग्निशन, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली बायोमेट्रिक्स टूल्स का आपका फिनटेक में, तो जनरली केवाईसी वेरिफिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल आइडेंटिफाई जिसमें हम करते हैं डिजिटली जो है कस्टमर को वेरीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारा पेपर वर्क और एनहांस करते हैं हमारे कंप्लाइंसेस को। तो जैसे इसमें हमारा एग्जांपल हमने लिया यूआईडीआई का, जिसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस होता है। आपने देखा होगा आधार कार्ड में आपने कई बार अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह आइज़ वगैरह वेरीफाई करवाए हैं, ठीक है। सिक्योर लॉगिन में जो है इसका यूज़ किया जाता है, अगर हमें कोई भी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स में यूज़ करना है तो सिक्योर अगर हमें लॉगिन करना है उस ऐप के अंदर तो हम लगाते हैं अपना फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, वॉटएवर जो आप लगाते हो, ठीक है। फ्रॉड प्रिवेंशन से
कि अगर हमें अपनी जैसे प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, अपने फ़ोटोज़ हो गए व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, आजकल तो बहुत सारे डिजी लॉकर है, उन सभी मतलब काफ़ी सारे ऐप्स में भी लोग जो है फ्रॉड से बचने के लिए जो है आप बायोमेट्रिक चीज़ें लगाते हैं टूल्स को, ठीक है। व्हाट कंसिस्ट्स ऑफ फिनटेक एप्लीकेशन। सो बेसिकली ये जो फिनटेक एप्लीकेशन है, यानी कि बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फिनटेक एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि यानी एक फिनटेक एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है। अगर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स या इन्वेस्टमेंट ऐप यूज़ करते हो तो आप ऑलरेडी फिनटेक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। तो चाहिए क्या एक फिनटेक एप्लीकेशन को, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसके अंदर। तो बेसिकली ये फिनटेक एप्लीकेशंस का बेसिकली ये जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए। पहला जो है यूज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन, यानी कि आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होना चाहिए फिनटेक एप्लीकेशन, जैसे एआई का, एमएल का, बिग डाटा एनालिटिक्स का, क्लाउड कंपाउंडिंग का, ब्लॉकचेन का, एपीआई, मोबाइल टेक्नोलॉजी। और हमने ये अभी ऊपर भी डिस्कस किया है इन सभी चीज़ों की। ये सब चीज़ें जो है टूल्स जो है यूज़ होना चाहिए, तभी हमारा फिनटेक एप्लीकेशन माना जाएगा, फिनटेक टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी मैनुअल प्रोसेस जैसे होता था उसमें फिजिकल ब्रांचेस हमें विजिट करनी पड़ती थी। तो बेसिकली फिनटेक इन सभी चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है, ऑटोमेटेड कर रहा है। मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। सेकंड पॉइंट ज़्यादा इम्प्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी, यानी कि ये जो फिनटेक है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने में भी काफ़ी अच्छा है, जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है कस्टमर को देने में। जैसे कि ये जो सर्विस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, 24/7 अवेलेबिलिटी है इसकी, रिमोट एक्सेस है, रिड्यूसिंग पेपर वर्क है, पेपर वर्क कम होता है, और साथ में रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ करती है। थर्ड जो है इसके अंदर आपका आता है इंक्रीज एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट। ये आपका जो एफिशिएंसी है उसे कम करता है, सॉरी इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, और रिड्यूस करता है कॉस्ट को। तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फिनटेक का कॉस्ट को रिड्यूस करने का। तो बेसिकली कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करते, तो इसमें हमारा जो ह्यूमन लेबर है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, मशीन ही सारा वर्क जो है वो करती है, ठीक है। बेसिकली आप कहेंगे कि मशीन पे जो वर्क करते हैं वो भी तो ह्यूमन है, तो बट लेकिन जो इतना सारा डाटा को एनालिसिस करने के लिए, एक उस काम को करने के लिए अगर हम 5-6 मजदूर लगाते थे, लेबर लगाते थे, तब वो काम सिर्फ एक एम्प्लॉय बैठ के उस सिस्टम पे वर्क करता है, उन सभी डाटा को मेंटेन करता है। क्लाउड कंपाउंडिंग रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस, और काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ता था उन सभी चीज़ों को भी एक्सपेंस हो कम कर देता है, ठीक है। डिजिटल केवाईसी जो है रिड्यूस करती है हमारा पेपर वर्क का कॉस्ट को, और एआई रिड्यूस करता है हमारे फ्रॉड लॉसेस को, ठीक है। इसका रिजल्ट यही है कि हमारा लोअर ट्रांजैक्शन फीस आती है, अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज रहती है कस्टमर के लिए। और फोर्थ जो इसमें पॉइंट आता है इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस। तो बेसिकली फिनटेक का जो फोकस है हाईली, वो कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन है, कि बेसिकली कस्टमर बेस्ड ये है, ठीक है। तो की यूएक्स फीचर क्या है इसका, तो बेसिकली यही है कि सिंपल यूज़र इंटरफेस है, मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स है, फास्ट ऑन बोर्डिंग है, और साथ में इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं, पर्सनल रिकमेंडेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। साथ में फिनटेक्स का ये भी है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उन सभी चीज़ों को भी कंप्लाई को फॉलो करती हुई चलती है, जैसे केवाईसी, एएमएल, डाटा प्रोटेक्शन लॉज हो गए, से भी आरबीआई की गाइडलाइंस हो गई इंडिया के अंदर जो रेगुलेट होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, डाटा की सिक्योरिटी है, फ्रॉड प्रिवेंशन है, इन सभी चीज़ों को जो है वो मेंटेन करती है हमारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। एग्जाम्पल है जैसे फिनटेक एप्लीकेशंस का डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हो गया, जैसे आपको पता ही है कौन कौन से हमारे डिजिटल लैंडिंग ऐप्स है। तो बेसिकली ये क्या आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको इजीली जो है इंस्टेंट लोन मिल जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, विदाउट आपको फिजिकल ब्रांच विजिट किए बिना। तो इसका फीचर क्या है डिजिटल लैंडिंग ऐप्स का, आपको ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन फिलअप करना होता है, एआई जो है आपका क्रेडिट स्कोर के बेस्ड पे आपको लोन के लिए जो है कौन सा लोन आपको किस तरह का लोन मिलना चाहिए उसको क्लैरिफाई करता है, इंस्टेंट अप्रूवल होता है आपको, पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन होता है, और डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मनी टैप जो है एक ऑफ़र करता है क्विक पर्सनल क्रेडिट लाइन्स थ्रू मोबाइल ऐप, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, तो बेसिकली फास्टर अप्रूवल आपको देता है, आपको लोन इजीली मिल जाता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है, ये जो पहले लोग लोन लेना नहीं जानते थे, काफ़ी मनी लेंडर्स से लेते थे, अब उन लोगों को भी ये जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटी जो है समझ आती है, और वो जो है बैंक्स के थ्रू और ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू लोन ले लेते हैं,
ठीक है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। सेकंड आपका रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस यूजिंग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के थ्रू जो है रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस को। जैसे हाउ इट वर्क, किस तरह वर्क करते हैं रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। यूज़र इंटर्स फाइनेंशियल गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डालते हैं और साथ में रिस्क का टॉलरेंस एसेस करता है सिस्टम, और एआई रिकमेंड करते हैं उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशंस को और रीबैलेंस करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। एग्जाम्पल है बेटरमेंट यूजेज एल्गोरिथम फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है इसका, आपका लो एडवाइजरी फीस है, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर है। नेक्स्ट है आपका यूपीआई बेस्ड ऐप पेमेंट। कौन कौन से, जैसे ये भी मैंने काफ़ी, बस ये आपको पॉइंटर्स को मैं लर्न करवाना चाहती हूँ, आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए तो काफ़ी ईजी रहेगा आपको इन पॉइंट्स को लर्न करने में। ठीक है। तो इसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र, जैसे यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप में आपका इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोड से पेमेंट के थ्रू, बिल पेमेंट्स, मर्चेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है। इन सभी ये फीचर्स है आपके यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप्स के। ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि यूपीआई बेस्ड कौन जो है रेगुलेट करता है, हमारे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने यूपीआई बेस्ड का फ़ोन पे, गूगल पे है। बेनिफिट क्या है आपको पता ही होगा, कैशलेस इकोनॉमी हो जाती है, कैश का आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है लेके। ठीक है। ज़ीरो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स रहता है आपका। नेक्स्ट है इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म, यानी कि इंश्योरेंस जो है टेक्नोलॉजी, उसमें भी जो फिनटेक का यूज़ आ गया है, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी अब प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकती है आपको। ठीक है। आपको कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो एक आपको प्लेटफॉर्म पे किसी फिजिकली ब्रांच विजिट नहीं करनी पड़ेगी, आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये जो है बाय कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो इसमें फ़ीचर क्या है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, डिजिटली आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, एआई बेस्ड प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। ठीक है। आपको किस तरह प्रीमियम कितना देना है, प्रीमियम एक पॉलिसी पेंशन। ठीक है। इंस्टेंट क्लेम प्रोसेसिंग रहते हैं, आप इंस्टेंटली जो है आप जो भी आपका क्लेमिंग है वो आप ले सकते हो, और चैटबॉट सपोर्ट भी है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलिसी बाज़ार। ठीक है। उसके थ्रू आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, कवरेज ले सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहता है, इजी कंपैरिजन कर सकते हो और फास्टर क्लेम्स का सेटलमेंट कर सकते हो। पीर टू पीर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, यानी कि प्लेटफॉर्म डेट कनेक्ट बोरोवर डायरेक्टली विद लेंडर विदाउट ट्रेडिशनल बैंक्स। यानी कि आपको जो बोरोवर्स है उसने कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने ट्रेडिशनल बैंक से यानी लेंडर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तो यानी कि आपको किस तरह बोरोवर पोस्ट लोन रिक्वेस्ट, या जो बोरोवर होता है वो एक लोन रिक्वेस्ट जो है पोस्ट करता है, तो सभी जो इन्वेस्टर होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो उन सभी जो बोरोवर की रिक्वेस्ट है उसको देखते हैं और फिर अपना जो है फंड रेज करते हैं। ठीक है। तो इसमें प्लेटफॉर्म मैनेज रिस्क एंड डॉक्यूमेंटेशन सभी चीज़ें हो जाती है। तो ये बेसिकली कौन रेगुलेट करता है, हमारा आरबीआई, जो कि अंडर आता है हमारा एनबीएफसी P2P गाइडलाइंस के। ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, फेयर एंड कनेक्ट बोरोवर एंड लेंडर्स डिजिटली, आपको जो बोरोवर्स और लेंडर को उसे डिजिटली कनेक्ट करता है। बेनिफिट्स क्या है, हायर रिटर्न रहता है लेंडर्स को, और लोअर इंटरेस्ट रेट होता है बोरोवर के लिए भी, और रिड्यूस इंटरमीडिएशन कॉस्ट। ठीक है। फ्यूचर क्या है एआई इन रोबो एडवाइजरी का, तो मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि रोबो एडवाइजरी का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली रोबो एडवाइजर्स आर ऑटोमेटेड डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट यूज़ एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली रोबो एडवाइजर का मतलब, एडवाइजरी आप समझते हो कि कोई आपको एडवाइस देता है, तो रोबो लग गया, तो यानी कि ऑटोमेटिकली रोबो जो है एक मशीन जो है वो आपको एडवाइस प्रोवाइड करती है ऑन द बेस्ड ऑफ एल्गोरिथम, एआई के हेल्प से, मशीन लर्निंग, रिस्क प्रोफाइलिंग मॉडल्स के थ्रू। और टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्या प्रोवाइड करती है आपको रोबो एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट के एडवाइस, पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट एंड एसेट एलोकेशन एंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग फीचर्स को। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अनलाइक ट्रेडिशनल ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसे आपको पता ही होगा कि कैसे आपको फिजिकली आपको ब्रांच एक ह्यूमन जो है वो आपको एडवाइस प्रोवाइड करता है, पर रोबो एडवाइज़र जो है वो आपको मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि आप बिल्कुल ही ह्यूमन से बहुत कम इंटरवेट होते हो। आप मोबाइल ऐप्स और वेब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है आपने एडवाइजरी जो है अपना जो प्रॉब्लम है उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर लेते हो। ठीक है। जैसे इसके प्लेटफॉर्म भी है, जैसे बेटरमेंट हो गया, वेल्थ फ्रंट हो गए। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट रोबो एडवाइजरी के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी हाउ रोबो एडवाइज़र वर्क। ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, यूनिट 4 की। तो अगर आपने अपने अभी तक ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।